हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर भी है एनसीईआरटी का। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इस चैप्टर में कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऐसा नंबर जिसके वन और इटसेल्फ, खुद के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं प्राइम कंपोजिट नंबर्स की, मान लीजिए अपने पास 4 दिया है। 4 को आप 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 4 को आप 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा नंबर जिसको आप मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में आप उसको अरेंज कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हैं। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। तो 2 टॉपिक इस चैप्टर में दिए हैं जो अपने को डिस्कस भी करना है। एक थ्योरम अपने को दी है, वो थ्योरम आप बहुत अच्छे से समझिएगा। थ्योरम का कंसेप्ट क्या दिया है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होता है। मतलब हर एक नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अपने मन से आप नहीं लिख सकते। जो भी उसके प्राइम फैक्टर आएंगे उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो तो क्या मिलेगा अपने को? कंपोजिट नंबर। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको आप 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो एक टॉपिक हम क्या सीखने वाले हैं इसमें? किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो फिर से हम इस चैप्टर में रिपीट करते हैं। एक एग्जांपल लेके हम इस थ्योरम को समझते हैं। 2 एग्जांपल हमने लिए हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। कौन सा टॉपिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ और एलसीएम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 90 और 144 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है वो हम इस क्वेश्चन में निकालना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 90 दिया है, समझिएगा बात को आप। तो इसके प्राइम फैक्टर अपने को निकालना है। 1 के बाद सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होता है? 2। तो कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर अपने को निकालना है, आप उसको डिवाइड करना स्टार्ट करो 2 से। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर आप 3 पे आओ, 3 से नहीं है तो 4 पे या 5 पे आओ, क्योंकि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो 4 से भी नहीं होगा। मान लो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अभी 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर आप 3 से चेक करो, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 पे आ जाओ या 4 पे आ जाओ। मान लो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 हो रहा है ये। फिर से 3 से डिवाइड कीजिए, अगर नहीं होगा तो 5 पे आ जाना, 3 5 जा 15। अभी किससे जाएगा? 5 से। आप समझिएगा 90 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हमने निकालना सीखे। कैसे? पहले आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से अगर डिविजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 3 पे आइए, 5 पे आइए। तो 90 क्या है इसमें? एक कंपोजिट नंबर। अब 90 को अगर हम देखें, समझिएगा बात को आप, अगर 90 को हम देखें तो 90 को इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। देखो 3 आया 2 टाइम्स और 5 आया 1 टाइम्स। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो। मान लो 2 इसमें 2 टाइम्स आता तो क्या लिखते? 2 की पावर 2। इसमें 2 1 टाइम रिपीट हुआ, 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और 5 1 टाइम। तो 5 की पावर 1 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 1 एक्सपोनेंट को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने एक और नंबर लिया 144, क्योंकि इसके भी प्राइम फैक्टर अपने को निकालना है। समझिएगा अच्छे से, मैंने इसको डिवाइड किया 2 से। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 2। 144 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। तो 2 जाएगा 7 टाइम्स और 2 2 जा 4। फिर से देखिए आप 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6,
1 बचेगा, 2 6 जा 12। फिर देखिए 2 से आएगा 1 टाइम, 2 8 जा 16, फिर से 2 से जाएगा 2 9 जा 18। अब इसके बाद देखो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, इसके बाद जाएगा 3 1 जा 3। तो 144 के प्राइम फैक्टर क्या रहा है वो समझिएगा। मतलब 144 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 140 को मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4, 3 2 टाइम्स है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 48 और ये 144, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। तो हमने क्या निकालना सीखा कि जो भी कंपोजिट नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हमने सीखा। अब आप समझिएगा हमें क्या निकालना है इसमें, HCF। पहले हम HCF निकालेंगे, फिर LCM पे आते हैं। समझना, मैंने लिखा यहां कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम, और यहां लिखा मैंने लीस्ट कंपोनेंट, लीस्ट एक्सपोनेंट। यहां लिखा मैंने लीस्ट एक्सपोनेंट मींस पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से, देखिए इसमें 2 3 5 3 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 ही आ रहे हैं 2 3। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 2 and 3, 2 and 3। 2 की लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1। 3 की लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है, दोनों में 2 आ रहा है। तो HCF क्या होता है वो समझिएगा। जब HCF आप निकालोगे, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है वो लिखिए, उनका लीस्ट एक्सपोनेंट क्या रहा है वो लिखिए। अब जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी लीस्ट एक्सपोनेंट वो लिखो आप, और उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको लिखा, एक 3 कॉमन फैक्टर है और उसका लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसमें, 2। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 18। समझिएगा फिर से आप। सबसे पहले क्या करोगे आप, HCF LCM निकालने के लिए आप इनके प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इस फॉर्म में अरेंज किया। जब HCF आप निकालोगे तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखो 2 3 क्या है, दोनों नंबर में कॉमन आ रहे हैं। इनका लीस्ट एक्सपोनेंट क्या, जो सबसे स्मॉल पावर है, इसमें 2 की पावर 4 भी है, 2 की पावर 1 भी है, लेकिन अपने को लेना कौन सा, लीस्ट एक्सपोनेंट। 3 में दोनों में सेम दिया है तो 2 लिखा। अब HCF कैसे निकालेंगे, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन करो और जो लीस्ट एक्सपोनेंट है वो उनके ऊपर लगा दो। तो HCF क्या हो जाएगा, 18। ऐसे ही LCM देखिए आप, जब LCM आप निकालोगे आप क्या लिखिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 90 एंड 144। और यहां पे क्या लिखोगे आप, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ रहा है वो देखिए, 2 भी है इसमें, 3 भी है, 5 भी है। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सब लिख दो। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 4, तो मैंने 4 लिखा। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है इसमें, दोनों में 2 आ रही तो 2 लिखा। और 5 का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ये पावर है वो कितनी है, 1। तो LCM कैसे निकालेंगे वो आप समझिएगा। तो LCM क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर है उनको लिखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और जो उनकी ग्रेटेस्ट पावर है वो सब पे लगा दो। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अंडरस्टूड है। ये कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। 16 इंटू 45, ठीक है। अब इसको देखो कितना आ रहा है, ये हम देख लेते हैं इसको। 16 इंटू 45, 45 इंटू 16, 16 5 जा 80, कैरी ओवर 1, 16 4 जा 64 और 8 72, कितना आ रहा है, 720। समझिएगा फिर से, जो नंबर गिवन थे आपने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इस फॉर्म में अरेंज किया। जब HCF निकालना है तो कॉमन प्राइम फैक्टर लिखो आप, लीस्ट एक्सपोनेंट लिखो, जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा और उनके ऊपर लीस्ट पावर को लगा दिया। तो जो आंसर आएगा वो HCF होता है। लेकिन LCM इसका उल्टा होता है, जो भी प्राइम फैक्टर हैं सबको लिखा और जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है उसको लिखा और नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और नंबर्स के ऊपर क्या लगा दिया अपने, उनकी ग्रेटेस्ट पावर या एक्सपोनेंट। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसमें फाइनल आंसर किसका, LCM का। तो इस तरीके से आप HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप।
Find the HCF and LCM of 144, 180 and 192 by prime factorization method। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम मेथड है। इसमें 3 कंपोजिट नंबर दिए हैं। आप क्या करिए, तीनों का प्राइम फैक्टर निकालिए। पहला दिया 144, इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से डिविजिबल, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से कटेगा 2 3 जा, 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा, 2 8 जा 16। अब जाएगा 3 से 2 से भी कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 से 9 टाइम्स। अब जाएगा 3 से, 3 3 जा, अब जाएगा 3 से 1 टाइम्स। आप इस पे आइए 180 पे, 180 इसको देखिए आप। 2 से कटेगा 9 टाइम्स, 2 से कटेगा 45, अब 3 से जाएगा, 3 से कटेगा 15 टाइम्स, 3 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 1 टाइम्स। ये 180 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब किसके निकालोगे आप? 192 के। 192 के भी निकाल लो। 192 इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर। ये भी किससे डिविजिबल होगा? पहले 2 से डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा 2 4 जा, 2 8 जा, अभी भी 2 से जाएगा 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। ये आ रहे हैं किसके? 192 के प्राइम फैक्टर। लिखिए इसको। सबसे पहले लिखा मैंने 144 के। क्या हो जाएंगे 144 के प्राइम फैक्टर? देखो आप, 2 कितनी है? 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। अगला है 180, 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स, 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स, और 5 कितनी बार है? 1 टाइम्स। तो ये किसके प्राइम फैक्टर हुए? ये हुए 180 के। अब इसके बाद देखिए 192 के। 192 क्या आ रहा है? देखो कितनी बार है? 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है 2, और 3 कितनी टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। देखिए HCF क्या करते हैं इसमें? कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, और यहां पे क्या आएगा? लीस्ट एक्सपोनेंट। ऐसे ही करते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए 2 3, इसमें 5 भी है बट इन दोनों में 5 नहीं है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 और 3। लीस्ट एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? देखो 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2, 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर लिखते हैं, लीस्ट एक्सपोनेंट लिखते हैं, इसके बाद जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो, और जो भी लीस्ट एक्सपोनेंट है वो लगा दो। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, कितना आ जाएगा? 12। तो 12 इज द HCF ऑफ 144, 180 एंड 192। अब क्या निकालते हैं हम? LCM। LCM के लिए क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर ऑफ, जितने भी प्राइम फैक्टर निकले सबको लिख दीजिए। प्राइम फैक्टर ऑफ 144, 180 एंड 192। इसके बाद क्या आएगा? ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। जैसे भी प्रीवियस एग्जांपल में किया था सेम उस तरीके से कर रहे हैं। देखिए HCF में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वही लिखना होता है। LCM में सारे फैक्टर जितने भी आ रहे हैं, 2 भी लिखेंगे, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। इसमें लिया था लीस्ट एक्सपोनेंट, इसमें क्या आएगा? ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। याद रखिएगा इसको। तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2 का 6 है, और 3 का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है मतलब पावर क्या है? 3 की हाईएस्ट। देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2, तो इसमें भी क्या आएगी? 2 आएगी। 5 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है? पावर 1 ही है।
तो ये सारे प्राइम फैक्टर भी आ गए, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट भी आ गया। तो अब एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, और जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 और ये 64, 64 इंटू 9 इंटू 5। अच्छा, इसको और इजी करना तो आप कर सकते हैं, जैसे 5 को आप लिख सकते हैं 10/2, या सीधा मल्टीप्लाई करना हो तो भी कर सकते हैं आप। 64 इंटू 5 कितना हो जाएगा, देखो 64 इंटू 5 4 जा 20, कैरी ओवर 2, 5 6 जा 30 और 2 32, 320 इंटू 9, जैसे भी आप मल्टीप्लाई करें। और वैसे भी 2 नंबर हो या 2 डिजिट के नंबर हो या 3 डिजिट के नंबर, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब 9 का 0 में करेंगे 0, 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 9 3 जा 27, 128, कितना आ गया 2880। देखिए 12 क्या आ रहा है इसका एचसीएफ और 2880 क्या आ रहा है इसमें एलसीएम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी कंपोजिट नंबर दिए हैं उनके प्राइम फैक्टर निकालो, इस फॉर्म में लिखो, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, जो भी उसके एक्सपोनेंट है वो लिखो। जब एचसीएफ आप निकालोगे तो कॉमन प्राइम फैक्टर लिखिए, लीस्ट एक्सपोनेंट लिखिए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखिए अलॉन्ग विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या है, उसका एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करते हैं, जितने प्राइम फैक्टर सब लिख दीजिए जो भी आ रहे हैं, और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, फिर से जो प्राइम फैक्टर उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखिए अलॉन्ग विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने वही सीखा कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इस थ्योरी को समझते हैं, पूछा क्या है वो देखिए आप। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। एक क्लास 10 है, उसके 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं 32 और सेक्शन बी में है 36। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी so that they can be distributed equally among students of section A और section B। क्लास 10 है, 2 सेक्शन है A और B, सेक्शन A में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन B में 36 स्टूडेंट। हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स, किसमें, सेक्शन A और सेक्शन B में। तो हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालना है लाइब्रेरी के लिए, इस तरीके से बुक्स अपने को फाइंड आउट करना है कि वो सेक्शन A और सेक्शन B के स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। अब इसमें निकालना कि एलसीएम की एचसीएम वो अपने को नहीं पता, आप ये चेक करिए, हम सॉल्व करते हैं इसको। लिखिए आप, सिंस बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among the student of section A and section B, section B, therefore books therefore number of books must be multiple of 32 and 36। 32 and 36, तो जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो 32 और 36 का मल्टीपल होना चाहिए। अब अपने को जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालना है किसके लिए, लाइब्रेरी के लिए, वो क्या होंगे, एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। हैंस बुक्स रिक्वायर्ड, हैंस नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड is the hence number of books required for the library
will be number of books required for the library will be LCM of 32 and 36. LCM of 32 and 36। और आपको पता है कि LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए इसको। 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसके क्या आएंगे 16, फिर 2 से जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से जाएगा ये 1 टाइम्स। क्लियर। 36 के देखिए प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा 18 टाइम्स, 2 से जाएगा 9 टाइम्स, अभी कटेगा 3 से, डिविजिबल होगा। 3 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो ये आ रहे हैं किसके 32 और 36 के प्राइम फैक्टर। अब देखिए 32 जो कंपोजिट नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 36 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बुक्स अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना लाइब्रेरी में कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के पास इक्वल अमाउंट में बुक्स पहुंचे। Therefore, number of books must be multiple of 32 and 36. Hence, number of books required for the library will be LCM of 32 and 36. प्राइम फैक्टराइज किया। अब LCM कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। LCM निकालना है अपने को, प्राइम फैक्टर ऑफ 32, 36, और यहां पे क्या आएगा ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है इसके 2 और 3। 2 का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना दिया है 5, 3 का दिया है 2, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। ये आएगा 32 इंटू 9, कितना 9 2 से 18, कैरी ओवर 1, 27 और 1 28। तो 288 is the total number of books which is required for the library to distribute it equally among the students of section A and section B। तो 288 वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स का फिगर है जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। देखिए प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे 1/2 ये एक रैशनल नंबर होगा। √2 इसको आप पी वाई क्यू फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। एक और टॉपिक इसमें हम यूज़ करेंगे वो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो समझिए। को प्राइम नंबर्स का मीनिंग होता है अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब देखिए एक थ्योरम अपने को दी है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे कि इसको थ्योरम को यूज कैसे करना है इस क्वेश्चन में। एक पी प्राइम नंबर अपने को दिया है और ए के इसमें पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। क्या लिखा समझिएगा स्टेटमेंट में कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, ए पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, और ए के इसमें पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर p प्राइम नंबर है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम या स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक मेथड इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, वो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है वो समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक मैंगो है, मैं उसको प्रूव करूं कि एक बनाना है, यह एक एप्पल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है वो समझिएगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हमारे पास अगर एक मैंगो है, अगर मैं उसको प्रूव करूं कि ये एक एप्पल है, और लास्ट में अगर मैं ये प्रूफ ना कर पाऊं, मतलब मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाए, मेरा एजम्पशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, रॉन्ग हो जाए कि ये एप्पल नहीं है, ये एक मैंगो है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हम किसी और ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं, या हम ये बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ए है, अगर वो उसको हम बी में लेके आए। मान लीजिए हमारे पास
ऑब्जेक्ट ए है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ऑब्जेक्ट बी है, लेकिन लास्ट में अगर मैं ये प्रूव ना कर पाऊं कि वो ऑब्जेक्ट बी है, तो अल्टीमेटली वो क्या प्रूव होगा कि ऑब्जेक्ट ए है। तो जो कंफ्यूजन बीच में क्रिएट होता है, जो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। और इस मेथड को इस स्टेटमेंट में या इस क्वेश्चन में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं। ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक प्राइम नंबर है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन दिया हमारे पास, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए हम सॉल्व करते हैं। मैं इसमें एक वर्ड यूज करने वाला हूं, को प्राइम नंबर। मैंने अभी रिपीट किया था कि अ पेयर ऑफ नंबर्स, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। हम सपोज करते हैं लेट रूट 2 इज एन रैशनल नंबर। समझिएगा अच्छे से, रैशनल नंबर, देन there exist co-prime positive integers a and b such that root 2 is equal to a upon b where b is not equal to 0। आपको पता है कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू या a बाई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये अंडरस्टूड है। लेकिन रूट 2 क्या होता है, इरेशनल। लेकिन हमने क्या सपोज किया अभी कि रूट 2 इज एन रैशनल नंबर एंड देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब इसके आगे देखिए हम क्या लगाएंगे इसमें, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 2 क्या इरेशनल नंबर, लेकिन हमने क्या सपोज किया भी रूट 2 क्या इसमें एक रैशनल नंबर। मतलब लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि जो हमने सपोज किया है कि रूट 2 रैशनल नंबर है, वो लास्ट में आके स्टेटमेंट जो अजम्पशन है वो रॉन्ग होने वाला है। तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि रूट 2 क्या इसमें रैशनल नंबर। तो देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके आगे आप देखिएगा कि रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 भी क्या हो जाएगा, a, और क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा कि देयरफॉर a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 and it can be said that a is also divided by 2। फिर से आगे स्टेटमेंट देखो, ए p is a prime number, ए p divides a square, then p divides a। अगर a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल, एंड इट कैन बी सेड दैट a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। अब इसके आगे देखिए, हम सपोज करते हैं लेट, देखो a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, a 2 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के, वेयर k इज एन इंटीजर, वेयर k इज एन इंटीजर। अगर a इज इक्वल टू 2k है, मैं अगर इसमें वैल्यू पुट कर दूं a इज इक्वल टू 2k, ये हम एजम्पशन कर रहा, समझिएगा, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a को मैंने 2k पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इसके आगे 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, तो यहां से b स्क्वायर क्या आ गया 2k स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा वो समझिए, ये तो इंटीजर है, दिस
that b square is divisible by 2 and b is also divisible by 2। यहां पे हमने क्या प्रूव किया था कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड इट कैन बी सेड दैट a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब a स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा, या a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा 2 से डिविजिबल। और यहां पे हमने सपोज किया था कि लेट a इज इक्वल टू 2k, क्योंकि a अगर 2 से डिविजिबल है तो a क्या होगा 2 का मल्टीपल भी होगा। b स्क्वायर 2k स्क्वायर, तो b स्क्वायर भी क्या होगा 2 से डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब आप ये देखो कि a स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है या a 2 से डिविजिबल है, b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है या b 2 से डिविजिबल है, मतलब a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। 2 क्या है इसमें कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने क्या सपोज किया था कि a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। को प्राइम का मीनिंग क्या हुआ कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहां पे क्या हो रहा है कि a और b में 2 तो कॉमन फैक्टर आ गया। मतलब जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारा एजम्पशन था कि a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, फॉल्स हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आप लिख सकते हैं hence 2 is a common factor for a and b। आगे लिखेंगे आप this contradicts the fact that a and b are co-prime। तो ये तो फेल हो गया। This contradicts the fact that a and b are co-prime, क्योंकि अगर a और b co-prime होते तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि a भी 2 से डिविजिबल है, b 2 से डिविजिबल है, तो 2 क्या आ रहा है a और b दोनों के लिए कॉमन फैक्टर। इसीलिए this contradicts the fact that a and b are co-prime number, hence our assumption that root 2 is a rational number is wrong। Therefore root 2 is a irrational number। फिर समझिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि जो भी हम एज्यूम करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था, एग्जांपल लिया था कि अगर हम मैंगो को प्रूव कर दें लास्ट में कि एप्पल है, हम ये सपोज करें कि जो मैंगो हमारे पास है वो एप्पल है, लेकिन लास्ट में प्रूव ना कर पाएं, वापस से वही रिपीट हो जाए कि ये मैंगो ही था, तो इसी को हम क्या बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर p प्राइम नंबर है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमने सपोज किया कि वो रैशनल नंबर है, मतलब p बाई की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। a b को प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों नंबर्स में से 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, वो हमने लिखा था। लेकिन लास्ट में जब हमने प्रूव किया तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया a और b के लिए। यहीं पे हमारा जो स्टेटमेंट था, जो एजम्पशन था, वो फेल हो गया। इसीलिए हम लिखते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि अगर a b को प्राइम नंबर होते तो इनमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फेल हो गया। हेंस अवर एजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। यह हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या प्रूव करना है, 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको भी हम क्या करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए, लेट अस assume that 5 minus
is an rational number, then there exist co-prime positive integers a and b such that 5 minus root 3 is equal to a by b where b is not equal to 0। हमने फिर से assume किया कि 5 minus root 3 क्या है, इसमें रैशनल नंबर इज एन रैशनल नंबर, लेकिन अपने को लास्ट में क्या प्रूव करना है कि 5 minus root 3 क्या है, इसमें इरैशनल नंबर, और हम किससे करेंगे, उसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए रूट के पार्ट को आप सेपरेट कीजिए। मैंने लिखा 5 minus a upon b is equal to root 3, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b minus a upon b, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5b minus a upon b is equal to root 3। आप ये देखो a b क्या पॉजिटिव इंटीजर, सिंस a and b are positive integers, therefore 5b minus a upon b क्या हो जाएगा, is a रैशनल नंबर। समझिएगा, अगर a b इंटीजर है तो 5b minus a upon b ये किस फॉर्म में आ जाएगा, p upon q फॉर्म में, और आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर p upon q फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं तो वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। सिंस a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, therefore 5b minus a upon b is a रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल है, रूट 3 के, तो वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। हेंस रूट 3 is a रैशनल नंबर। लेकिन यह कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, आपको पता है कि रूट 3 रैशनल नंबर नहीं होता, क्या होता है, इरैशनल नंबर, क्योंकि उसको p बाय q फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 3 is an irrational number। देखो रूट 3 क्या होता है, इरैशनल नंबर, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव कर दिया है कि रूट 3 क्या है, रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि रूट 3 क्या होता है, इरैशनल नंबर। तो वही मैंने लिखा, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। इट मींस our assumption is incorrect or wrong, therefore 5 minus root 3 is an irrational number। इरैशनल क्या होगा, क्योंकि अगर रूट 3 इरैशनल नंबर है तो 5 माइनस रूट 3 को p बाई q फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और आपको पता है कि जो नंबर p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, अरेंज नहीं हो सकता, वो इरैशनल नंबर ही होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम द पॉजिटिव इंटीजर a and b सच दैट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने सेपरेट किया रूट के पार्ट को अलग, इसको ट्रांसपोज किया, एलसीएम लेके ये फिगर आ गया 5b माइनस a अपॉन b। a भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, और ये किसके इक्वल है, रूट 3 के इक्वल, तो रूट 3 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि रूट 3 क्या होता है, इरैशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। इट मींस आवर assumption is incorrect, therefore 5 minus root 3 is an irrational number। कौन सा assumption था कि 5 minus root 3 क्या है, रैशनल नंबर, वो इनकरेक्ट हो गया। तो लास्ट में क्या प्रूव हो जाएगा, 5 minus root 3 is an irrational number। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।